हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ आपके चहीते पसंदीदा अमृत सर मौजूद है। अमृत सर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। अमृत सर, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है जिस चीज़ के लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं। ये स्पेशल अनाउंसमेंट हम वीडियो के अंत में कर देंगे। उससे पहले खैर सर, हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि उनको आइडिया तो लग ही गया है इस चीज़ का कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। शुरुआत इसी से कर लेते हैं। आपने पॉलिटी ही पढ़ाना क्यों चुना? पॉलिटी इसलिए पढ़ाना चुना कि पॉलिटी शुरू से मेरा पसंदीदा एक तो सब्जेक्ट रहा है कि जब भी मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ मुझे वैसा आनंद देता है जैसे फ़िलॉसफी को पसंद करने वाले लोगों को फ़िलॉसफी देता है। तो इसलिए मैं पॉलिटी उतने शुरू से ही, मैं जब भी कोई लीगल मामला हो, लॉ रिलेटेड मामला हो, एक्ट रिलेटेड, आज भी मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे करंट अफेयर्स पे कोई वीडियो बनाना है तो पहला प्रेफरेंस जो है वो कोई एक्ट में अमेंडमेंट हो गया, कोई एक्ट के बारे में आ गया, या फिर हिस्ट्री में जाकर कहीं ऐसी चीज़ें आ गई कि भाई क्या चेंजेस हुए, उसमें मुझे पर्सनली बहुत रस आता है। तो इसलिए मैंने पॉलिटी को चुना। इसी में वीडियो के कमेंट में एक ऐसा लिंक दूंगा सर की वीडियो का जिसमें सर ने हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पढ़ाया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और सर मैं घबरा गया था और वो रिसर्च पेपर बेस्ड है, तो उसमें आप देख सकते हैं सर किस तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन सर ये तो आपकी बात होगी, अब तो आप पढ़ा रहे हो, लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं तो ये जो आपके लिए एक आनंद का स्रोत रहता है उसमें बच्चे बहक जाते हैं। पॉलिटी पढ़ रहे हैं बह ही गए, मतलब पढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, ये खतरा तो रहता ही है, लेकिन मैं भटकने नहीं देता। मैं एकदम स्ट्रिक्ट टीचर हूँ इस मामले में। तो सर मतलब आपके हिसाब से पॉलिटी पढ़ने की सही अप्रोच क्या रहनी चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है और गंभीर बात है कि पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में या हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बहकने का खतरा बहुत ज़्यादा है। आप भटक कर कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि जिसको मान लीजिए पॉलिटी में आनंद आ रहा हो, उसको पॉलिटिकल जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, सरकार के भीतर क्या हुआ, उस समय 1919 की क्या पोजीशन थी, राजनारायण केस पढ़ेगा तो उसको फिर आनंद आने लगेगा कि अच्छा इंदिरा गांधी वाले केस में हुआ क्या था एग्जैक्टली, और ये अभी रेलिवेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो वहाँ खुद को बांधना होता है, और अगर पॉलिटी में खुद को बांधना है तो आपके पास सरकार को बांधने वाला एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो कि है संविधान। अगर पॉलिटी में आपको खुद को बांधना है, बेयर एक्ट उठा लीजिए। बेयर एक्ट के बाहर आप पॉलिटी में कहीं नहीं जाते। पॉलिटी के जो बाकी 20% की समझ है वो हम लोग ऐसे बना देते हैं कि भाई इसका महत्व क्या है, संविधान का महत्व क्या है, संविधानवाद क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, ये सारी समझ पढ़ने के दौरान बन जाती है। फिर हम लोग धीरे से फिर वो देखते हैं कि भाई हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, हम ऐसे आज़ाद हुए और अचानक से हमने एक संविधान उठा कर रख लिया, ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज़ों के समय से हमने कैसे इवॉल्व किया, एज, इलेक्शन के एज से रिलेटेड मैटर हो, मत के अधिकार से रिलेटेड मैटर हो, हर चीज़ जो हमें मिली एक लंबे स्ट्रगल के बाद मिली। यहाँ तक आने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट पे इन करते हैं आर्टिकल 1 में, जब तो आर्टिकल 1 के बाद भटकने के लिए कुछ बचता नहीं है। अब वही बताएगा कि कैसे चलना है। और देखिए, किसी भी चीज़ का सीक्वेंस कैसे डिसाइडेड है। आप राज्य और राज्य क्षेत्र पढ़ते हैं, नागरिकता पढ़ते हैं, भाग 3 पर आ जाते हैं, मूल अधिकार पढ़ते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ते हैं। इसी क्रम में चल रहे हैं आप। जैसे जैसे संविधान है, संघ पढ़ते हैं, राज्य पढ़ते हैं, जुडिशरी पढ़ते हैं, यूनियन और सेंटर स्टेट का रिलेशन पढ़ते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इसका जो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है सिलेबस, जिसको भी संविधान के भाग की समझ है, यही सिलेबस है, इसी क्रम में चलता है। तो बेयर एक्ट बेस्ट वे। सर, आपने जब बोल रहे थे तो मेरी पॉलिटी इतने में रिवाइज हो गई, तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों के लिए ये और भी अच्छा रहेगा। लेकिन आप बार बार सर बेयर एक्ट बोल रहे हो, या लीगल लैंग्वेज ये सब बोल रहे हो, तो वो सब मैंने भी देखा सर, वो बहुत भारी भरकम लगता है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि उसको, जो बच्चा ये हमने पढ़ा है, पढ़ाया है, तो उसके बाद आसान लगता है। लेकिन जो बच्चा शुरुआत में देखेगा, डरावना नहीं लगता है आपको कि आप आर्टिकल 1 सीधा सीधा ले रहे हो, प्रियम्बल सीधा सीधा देख रहे हो, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो? हाँ, नहीं, डरावना तो है, इसमें डाउट नहीं है। कई बार तो आतंक मचाने लायक डरावना है, और ख़ास तौर पर इंग्लिश वर्जन तो बहुत अच्छा है। हिंदी तो मतलब कुख्यात है इस मामले में।
मैं अभी भी आपको बताऊं कि कई बार ऐसे शब्द आते हैं जब मैं पढ़ाते हुए सोचता हूं कि भाई ये छूट रहा है, उपांतरण मतलब क्या होता है। ठीक है, ये है, अनुवाद की भी दिक्कत है, क्लिष्ट है, भाषा बहुत टफ है। लेकिन एक और बात देखिए कि अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यूपीएससी के क्वेश्चंस उठाकर देखिए। मैं पिछले 3 साल के क्वेश्चंस अगर आपको दिखाऊं, सिर्फ पिछले 3 साल के, जब आप मॉडर्न एरा समझ लीजिए यूपीएससी का, पहले तो और भी गड़बड़ था। हूबहू क्वेश्चन बेयर एक्ट के लाइन से उठ कर आए हैं। अगर आपको उसकी समझ नहीं पैदा हुई तो आपको एग्ज़ाम में भी वो नहीं समझ में आएगा, लिख लीजिए। बेयर एक्ट और आपके बीच के डर को ख़त्म करने के लिए मैं बीच में खड़ा हूँ। तो मैं बेयर एक्ट की भाषा को बिल्कुल लेमैन में आपको समझाता हूँ, आपको ऐसा समझाता हूँ कि भाई ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, और ये मतलब बहुत लेमैन में है। मतलब आप ऐसे, मेरा एक कैरेक्टर है मोगेम्बो, और ये मोगेम्बो कैरेक्टर फर्स्ट जब मैं पढ़ा रहा था बैच, तो उसमें एक स्टूडेंट ने ही दिया था। तो मैं हर चीज़ मोगेम्बो की परिभाषा से बताता हूँ कि भाई नागरिकता है, मोगेम्बो पाकिस्तान से आया है इंडिया, या मोगेम्बो इंडिया रहता था, आज़ादी मिली, पाकिस्तान चला गया। अब इसके साथ क्या क्या होगा, तो नागरिकता की क्लिष्ट भाषा मोगेम्बो खा जाएगा। मोगेम्बो बताएगा कि याद मोगेम्बो रहेगा, और कॉन्सेप्ट आप वहाँ लगा लीजिएगा, तो फिर उसमें बहुत आसान है, और अंत में मोगेम्बो खुश हो जाता है। अंत में मोगेम्बो खुश होगा। बस ये है कि मोगेम्बो हर परिभाषा में आता है। संविधान क्या है ये समझाने से लेकर नागरिकता में उसका रोल आ जाता है, आते जाता है। कोई केस करवाना होता है मैं उसको करवाता हूँ, मरवाना होता है उसको मरवाता हूँ। तो मोगेम्बो मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर, लोगों का भी। सर लेकिन यहीं से जब धीरे धीरे समझ में आने लगता है ना, एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्पेशली नए बच्चों के लिए। वो खुद को ही गुरु या बाबा मानने लगते हैं जब थोड़ी थोड़ी पॉलिटी समझ में आने लगती है। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। और वहाँ से भी एक डाइवर्जन आता है, वो अपनी मेन किताब या मेन सिलेबस या जो आप कह रहे हो कि जिसके दायरे में रह के पढ़ना चाहिए, उससे बाहर निकलने लग जाते हैं। और फिर एक बार यहाँ पे भी डाइवर्जन बच्चों का आता है। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए? इस चीज़ से आपको 2 लेवल पर बचना है। एक गंभीर मामला है, एक मजाक का मामला है। जैसे आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि संविधान ने आपको इतनी ताकत दी है कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। एक मौलिक अधिकार जब मैंने पढ़ा दिया तो एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे मेल किया कि सर मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, जूता नहीं पहना था, मुझे जाने नहीं दिया, और ये मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया। और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड वो था पूरा, कि मतलब केस करेंगे, ये करेंगे, आप मेरी हेल्प कीजिए। एक बार रिप्लाई नहीं गया तो उसने मुझे भी लगभग केस ही करने के अंदाज में लिखा कि सिर्फ आप पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाने से क्या होगा, ये नहीं करते हैं। फिर मैंने उससे बात की अल्टीमेटली गूगल मीट पर। फिर उससे बात करके मैंने बताया कि तुम फिर से जाकर मौलिक अधिकार पढ़ो। मैंने पढ़ाया है, उसमें ड्रेस कोड डिसाइड कर सकता है वो। उसमें आधार बताए गए हैं, किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं करना है, और इसमें से कोई भी आधार तुम्हारे ड्रेस कोड से मैच नहीं करता। कि अगर किसी रेस्टोरेंट ने कह दिया कि जूता पहने बगैर नहीं आने देंगे, तो ये तुम्हारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। अगर ये तुम्हारे साथ जाति के नाम पर हुआ है, अगर ये तुम्हारे साथ लैंगिक भेदभाव है, तब ये सब बनेगा। उसके बाद जो मैं कह रहा हूं कि एक जगह और क्वेश्चन की जरूरत है। जब आप पढ़ लेते हैं ना मौलिक अधिकार, खास तौर पे डीपीएसपी तक, तो आपका उत्साह कमजोर होने लगता है। आपको लगता है ये जस्टिसेबल नहीं है, आप जा नहीं सकते कोर्ट। मौलिक अधिकार में आपको लगता है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आप पुलिस वाले से बात ऐसे करते हैं कि भाई दिस इज माय फंडामेंटल राइट, पुलिस वाला सेक देता है फिर वो फंडामेंटल राइट तुरंत रिवर्स होता है। और पुलिस वाले को एक ही बात आती है, उसने फंडामेंटल राइट देखा नहीं है हवलदार, वो कहता है कानून सिखाओगे तुम तो वो 2-4 पकड़ा देता है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि सिद्धांत में और व्यवहार में पॉलिटी को दोनों तरह से समझने की ज़रूरत है। ऐसा मत कर लीजिएगा कि जाके अपने राइट की लड़ाई में धरना दे दीजिए किसी थाने के सामने। सही बात है सर। और इसी से एक चीज़ और भी निकल के आती है, सोना भी जो है फंडामेंटल राइट है, तो अपने अधिकारों को मानते हुए राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में है भाई, एकदम है। और दूसरा क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि आपको जिस भी चीज़ में एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए आपने भी तैयारी की है और सबने तैयारी की है,
जो रूम में पहले हुआ करता था या अब भी हुआ करता है कि सिलेबस को लोग चिपका कर रखते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि आप सिलेबस से बाहर ना जाएं। सिलेबस हमेशा आपका जीपीएस है, उसके बाहर जब भी जाइएगा। देखिए पढ़ने को क्या है ना कि हम लोग जब स्टूडेंट थे लिमिटेड पढ़ते थे, फिर आप जिस विषय में भी रुचि रखेंगे फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जैसे केस स्टडीज़, केस लॉज, डिसीज़न क्या हुए हैं। आप एक एक केस के फिर भीतर जाएंगे कि किस क्या क्या क्वेश्चन उठाए गए, क्या उसमें आंसर दिए गए। जैसे एक सिंपल चीज़ है स्टेट, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपको स्टेट का मतलब या तो आप नेशन स्टेट बताएंगे कि भाई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, आप बताएंगे कि स्टेट में 4 कंपोनेंट होते हैं, ये 4 कंपोनेंट हैं, ये चारों होना ज़रूरी है, इसके बिना स्टेट एक पॉलिटिकल अवधारणा है जो पूरा नहीं होता। लेकिन क्या स्टेट इतना ही पढ़ना है? नहीं। स्टेट मार्क्स के हिसाब से क्या है, स्टेट अलग अलग नज़रिए से आप जितना चाहें राज्य की परिभाषा। गांधी राज्य के बारे में क्या सोचते थे, अंबेडकर की क्या फिलॉसफी है उस पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में क्या हुआ है स्टेट पर डिबेट, ठीक है। इतने सारे विचारक हैं, सबने राज्य के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। आप चाहें तो राज्य पर पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भटकना नहीं है, राज्य आपको इतना ही जाना। और हो सकता है तब भी राज्य की परिभाषा एक ना मिले, नहीं मिले, फिर आप नया थीसिस करेंगे ना, तो जुड़ जाएगा उस नॉलेज में कि आपने भी राज्य पर एक कॉन्सेप्ट दे दिया। तो ये नहीं करना, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम आपसे स्पेसिफिक कोई नॉलेज की डिमांड नहीं करता, आपसे पीएचडी की डिमांड ही नहीं है उसकी, उसको आपके सर्व सामान्य जानकारी की डिमांड। अच्छा सर, इसी पे अगर आप टिप्पणी करना चाहो तो आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, मार्क्स से लेके गांधी जी तक आप आए, तो आजकल जिस तरीके से पॉलिटी परोसी जाती है, मैं कहूँगा उसमें पॉलिटी कम रहती है, पॉलिटिक्स के थ्रू ही लोग पढ़ाना चालू कर देते हैं। तो इस चीज़ से आप कैसे अपने आप को अलग करके रखते हो या ऐसे इंश्योर करते हो कि बच्चे के पास पॉलिटी जाए ना कि पॉलिटिक्स जाए? मैं अपनी सीमा भी संविधान से मानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ रिक्वायरमेंट है, देखिए रस कहाँ आता है, रस संविधान में आता नहीं। संविधान तो बोझिल है, रस वहाँ आएगा भी नहीं। रस आएगा जहाँ जहाँ राजनीति आएगी। राजनीति का आने का मतलब ही है कि आपका अभी का इंटरेस्ट उससे जाकर अटैच हो जाएगा। अभी का इंटरेस्ट क्या है? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मोदी वर्सेस नेहरू, पटेल होते तो ये हो गया रहता। इस इंटरेस्ट को हमेशा बच्चों से डिटैच करके रखिए, ये इंटरेस्ट जनरेट मत होने दीजिए। दूसरी बात, सही समझ डेवलप कीजिए। पॉलिटिक्स की डिमांड अलग है, लेकिन मज़ेदार बात है कि जो पॉलिटिकल लोगों से आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए, वो कभी डिनाई नहीं करेंगे। उनको पता है कि कैसे कैसे पूरी कंट्री का जो डेवलपमेंट पाथ है वो किसी एक इंसिडेंट का परिणाम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट अपने आप में एक प्रोसेस है और ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो धीरे 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 धीरे, ये बताइए 2047 तक भारत क्यों विकसित होगा? अगर किसी एक सरकार के हाथ में विकसित होना रहता तो 47 क्यों भाई, 27 क्यों नहीं? कर दीजिए विकसित, चुटकी बजाकर विकसित तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये एक प्रोसेस का पार्ट है। उसी प्रोसेस में हमारी हर सरकार लगी हुई है। आईआर में अच्छी बात है कि बच्चों को हमेशा शुरू से ये पढ़ाया जाता है कि कोई भी देश और उसकी सरकार, उसके लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, उसकी सारी पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। भले सरकार मोदी की हो, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेफ्ट की है। भाई चाइना की सरकार में लेफ्ट है तो वो क्या कर रहा है? वो भी तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हर एक को उठाकर देख लीजिए, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। वहाँ क्या होता है, दिमाग पहले ही डिटॉक्स हो जाता है। पॉलिटी में खतरा है कि अभी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, एआई का ज्ञान, जो आसपास के माहौल, आप जिस स्टेट में हैं, जिस ज्योग्राफिकल, कलकत्ता के होंगे तो कुछ और ज्ञान चल रहा होगा, बिहार के होंगे तो कुछ और चल रहा होगा। तो टीचर की जिम्मेदारी है कि आप उस आज के परिदृश्य में क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग में कौन सी बातें चल रही हैं, हिंदू मुस्लिम अगर मीडिया कर रहा है, आप मत करने लगिएगा। टीचर की एक जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि आप स्टूडेंट्स को ऐसे तैयार कीजिए कि एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। और अपना ज्ञान दीजिए मत, दीजिए इन द सेंस जितना ज़रूरत है उतना दीजिए, ज्ञान बांटिए मत, क्योंकि ज्ञान बांटने पर तो एक व्यक्ति लगातार 3-4 साल तक ज्ञान दे सकता है। भाई आपके पास इतनी तो जानकारी है ही, उसकी ज़रूरत सामने वाले को नहीं है, तो वो निरर्थक जगह बहाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जिम्मेदारी बेसिकली मैं मानता हूँ यहाँ
कोचिंग्स की भी है, टीचर्स की भी है, कि बहते हुए बयार में मत बहिए। स्टूडेंट्स के लिए वैसा ही कीजिए जितना उनको ज़रूरत है। और बताइए कि अब जैसे PSIR ऑप्शनल के जो बच्चे हैं वो पॉलिटी में आपसे अजीबोगरीब सवाल पूछेंगे, जो PSIR से ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट जोन होगा। उनको बताना पड़ता है कि ये सीमा रेखा के उस तरफ की चीज़ है, यहाँ काम नहीं आएगी। ऐसे में जितने लोग ये गलती करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नॉलेज को उड़ेल देते हैं, उनका नंबर कट जाता है, क्योंकि ऐसे की डिमांड नहीं है वो। तो डिमांड बेस्ड पढ़ाई बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, बच्चे समझ जाते हैं, समझदार हैं। तो सर ये जो डिमांड बेस्ड पढ़ाई है और आपने प्रोसेस की बात करी, ये कुछ चैप्टर्स तक ही सीमित है या एंड टू एंड है इस बार? नहीं, ये एंड टू एंड, एंड टू एंड पूरा। आप हर चीज़ डिमांड के बेस पर पढ़ते हैं। टीचर एक लाइन बोलना शुरू करता है, आपको क्लास के लास्ट हाफ एन आवर में पता चलता है शुरू में क्या बोल रहा था। उसके दिमाग में तो फ्रेम्ड है ना भाई। टीचर ने बताना शुरू किया, एक्सेप्शन ये है, ये है, ये है, लास्ट में बताता है कि ये किसका एक्सेप्शन है। और अगर उसने उस तरह से शुरू नहीं किया होता, और पढ़ाने के सबके अपने अपने अलग तरीके हैं, अगर उसने उस तरह से शुरू नहीं किया होता तो एक तो बांध नहीं पाता, और दूसरी बात है कि अंत में जाकर कंक्लूड नहीं कर पाता। और जब वो कंक्लूड करता है, बच्चा अचंभित हो जाता है कि अच्छा ये इस तरह से अब दिखने लगा उसको, वो विजुअलाइज करने में सफल हो जाता है। तो एंड टू एंड है, टीचर बहुत अच्छे से तैयार करके जाता है। तो यहाँ पे टीचर हमारे अमृतसर ही हैं, मतलब ये अपनी तारीफ खुद नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ यहाँ पे आपकी पॉलिटी एंड टू एंड कवर होगी, अमृतसर कवर करेंगे। सर अंत में जो बच्चे UPSC का अटेम्प्ट दे रहे हैं खासतौर पे 2026 में, उनके लिए कोई गुरु मंत्र आपकी तरफ से? 26 का जो लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए पहला तो ये है कि हर हाल में दिसंबर और मैक्सिमम 15 जनवरी तक आपको मेंस का पोर्शन ख़त्म करना है। दूसरी बात, अगर लिखना नहीं शुरू किए हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए। और लास्ट, रिवीजन आज से कीजिए, अभी से कीजिए, थोड़ा तोड़ कर पढ़िए, 2-2, 3-3 घंटा, 1-1 घंटे का। और ऐसा मत सोचिए कि आप जब बैठेंगे तो सीधे 12 घंटा पर उठेंगे, ऐसा होता ही नहीं। हर 40 मिनट पर एक छोटा ब्रेक लीजिए, दिमाग को फिर से री एनर्जाइज कीजिए, तब पढ़ने बैठिए। उसी से रिवीजन आपका बहुत फ्रूटफुली वर्क करेगा। रिवीजन होगा तो लिखने में आसानी हो जाएगी, और लिखते रहेंगे तो दिमाग में सिनॉप्सिस बनता रहेगा। फिर आपको एक समय के बाद कागज़ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आप फ्रेम कर लेते हैं उसको कि अच्छा इसमें ये पॉइंट देना है, ये पॉइंट देना है, ये आपके दिमाग में ही बन जाएगा और आपको दिखेगा। लिटरली मैं कह रहा हूँ कि आपको दिखने लगेगा दिमाग में कि अच्छा इसमें ये पॉइंट्स हैं। इस लेवल तक अपने तैयारी को ले जाइए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। दिमाग आपके लिखने का काम करता रहेगा। आप समझिए आपके दिमाग के भीतर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी है जो कुदरती है, वो सब कुछ करके दे देगा आपको, फिर आप बस छाप के आ जाइएगा। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बात करेंगे आपसे कभी। इसी में सर अगर आपकी अनुमति हो तो जो बच्चे अभी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने अभी बताया खासतौर पे 2026 के लिए, तो उनके लिए अगर आपकी अनुमति हो तो बता दें। हाँ, जिस चीज़ के लिए बिल्कुल बता दें। तो साथियों, अमृत उपाध्याय सर आपके लिए लेके आ रहे हैं 2026 का प्रतिज्ञा बैच, जिसकी शुरुआत 25 जुलाई को 6 बजे होगी। और ये बैच में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो इसका ओरिएंटेशन है, और ओरिएंटेशन के बाद जो इसका पॉलिटी का सब्जेक्ट है, अमृतसर लेंगे। बिल्कुल, और ये कमिटमेंट पूरा होगा पूरी तरीके से। और इस बार पूरे पिछली बार एक शिकायत थी बच्चों की, एक नहीं थी सर, काफ़ी शिकायतें रहती हैं। आपको बार बार आते रहना चाहिए। ये भी मैं बता दूं जो शिकायतें किस लेवल की रहती हैं, अमृतसर कहाँ है, अमृतसर कहाँ है, अमृतसर का बैच कौन सा है। तो इस बार सर, हाँ, इस बार पूरी पॉलिटी की जिम्मेदारी मैंने ली है। और 25 तारीख से ओरिएंटेशन होगा, 26 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो ये जब तक चलेगा 40 क्लास के आसपास, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मज़ा आएगा बच्चों को, इतना दावा है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप अमृतसर के साथ जुड़ेंगे, और अमृतसर आपके लिए वैसे भी हाजिर तो रहते ही हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इन जनरल आप इनके टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, या फिर अगर आप ऐसे भी क्यूरी कर देते हैं। मुझे तो याद ही है कि मैं तो सर के पास स्टूडेंट्स की क्यूरीज भेजता रहता हूँ, सर आप इनसे बात कर लीजिए, आप इनसे बात कर लीजिए। और यदि आप भी बात करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, आपको ज़रूर मैं कोशिश करूँगा अमृतसर के साथ कनेक्ट करवाने के लिए। नहीं, बिल्कुल बात करेंगे। बात करने के लिए इनफैक्ट बता देते हैं कि एक मैकेनिज़्म हमने बना भी लिया है जिसमें आपका महत्वपूर्ण रोल है। तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी बहुत जल्दी एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करेंगे इसमें वीकली बातचीत होगी सबसे।
और रूबरू आएंगे, आपके जैसे भी जो भी सवाल होंगे वो लिए जाएंगे। तो साथियों, आपसे विदा लेते हैं। अमृतसर आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख से, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया राहुल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।